साथियों जय हिंद। मित्रों आइए छोटे से वीडियो में मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर के इतिहास के विषय में समझा जाए। मित्रों जहां से कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, एक आध क्वेश्चन कहीं न कहीं फंस जाते हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अकबर के पास दो पुत्र थे। एक पुत्र दानियाल जो बचपन में अत्यधिक मदिरा पान की वजह से मर गया था। दूसरा पुत्र सलीम। एक ऐसी मान्यता है कि अकबर नंगे पांव शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पैदल यात्रा किया करता था और ऐसा ये माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे में अकबर ने उस बालक का नाम सलीम रखा मित्रों, जो आगे चलकर यही सलीम जहांगीर के रूप में गद्दी पर बैठा। आइए इस क्लास में हम जहांगीर के इतिहास के विषय में समझें। जहांगीर मित्रों 1605 में गद्दी पे बैठा और 1627 में इसकी मृत्यु हुई। सहदरा लाहौर में इसे दफनाया गया, जहां पे इसकी कब्र है। मित्रों जहांगीर की माता का नाम मरियम उजमानी था, एक राजपूत रानी थी। भारमल की पुत्री मरियम उजमानी जहांगीर की माँ या सलीम की माँ थी और जहांगीर का प्रारंभिक शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। साथियों ध्यान देंगे, जिसके प्रारंभिक शिक्षक इतने विद्वान हों तो निश्चित रूप से उस बालक का रुझान वो निश्चित रूप से शिक्षा दीक्षा की तरफ जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये इतिहास में अत्यधिक पढ़ा लिखा विद्वान बादशाह था। इसका विवाह यानी जहांगीर का विवाह मानबाई शाह बेगम के साथ हुआ। शाह बेगम भी एक राजपूत राजकुमारी थी, राजपूत के घर से उनका संबंध था और उसी का पुत्र खुसरो शाह था। मित्रों खुसरो शाह ने 1605 में विद्रोह किया और जहांगीर ने खुसरो शाह के विद्रोह को दबा दिया। और मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि जहांगीर के आदेश से खुसरो शाह और मानबाई ने तो आत्महत्या कर ली थी जहर खाकर, और उसके पुत्र खुसरो शाह को इलाहाबाद में कैद किया गया और इलाहाबाद में उसकी मृत्यु हुई। और आज इस समय मानबाई और खुसरो शाह दोनों की जो कब्र है वो इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। आप कभी समय निकालकर इनकी विरासत को, इनके इतिहास को वहां अध्ययन कराइए। मित्रों आगे आपको बताना चाहेंगे 3 नवंबर 1605 में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ और सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठा। और मित्रों जैसे ही वह गद्दी पे बैठा उसने न्याय की 16 जंजीरें लगवाई किले पर और इन जंजीरों से कोई भी फरियादी अपनी बात को रख सकता था या न्याय मांग सकता था। ये कहीं न कहीं से इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, कही जा सकती है। साथ ही 1605 में खुसरो शाह का विद्रोह दबाया जरूर गया और उसी में एक घटना हो गई। खुसरो शाह ने गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लिया था। अब ऐसे में जहांगीर ने खुसरो शाह के रुझान के कारण अर्जुन देव को लाहौर के किले में फांसी दे दी, राजद्रोह का आरोप लगाकर। ये कहीं न कहीं से मुगल और सिख के बीच जो मधुर संबंध थे उसमें कहीं न कहीं से बिगड़ाव होना तय था, हुआ भी। तो अर्जुन देव को लाहौर के किले में फांसी देने से सिख का जो रुझान था मुगलों के प्रति, ये हमने कहा ना कि बिगड़ गया, संबंध खराब हो गए सिखों से और मुगलों के। साथियों बीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी। करवाने वाला कौन था? जहांगीर। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने बीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा दी। इन सब के पीछे कहीं न कहीं से 1605 का जो खुसरो का विद्रोह था, इसका सीधा संबंध ये दोनों हत्याओं से था। 1615 में महाराणा अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की। आपको बताना चाहेंगे मित्रों, देखिए राजपूत जो राजवंश थे इनमें सबसे
गौरवशाली परंपरा वो शासक कह लीजिए महाराणा प्रताप की थी। और महाराणा प्रताप जब तक जीवित थे घास की रोटियां खाई, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं मित्रों। इतिहास इस बात को मानता है, इतिहास इस बात का गवाह है। हुआ क्या कि अब उधर अकबर भी मर गया और इधर महाराणा प्रताप भी मर गए, और उधर अकबर का पुत्र जहांगीर गद्दी पे बैठा और उधर महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह गद्दी पे बैठे। साथियों, पुनः एक बार जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ विजय के लिए भेजा, चित्तौड़ के किले को जीता खुर्रम ने एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया। उसने राजपूतों को खेत खलिहान बाग बगीचे जलाना प्रारंभ किया। मतलब अगर ये नहीं झुकेंगे तो कैसे नहीं झुकेंगे, इस बात पर उतर आए और बाग, हमने कहा कि खेत खलिहान बाग सब एक तरफ से जलाने लगे। अब ऐसे में मित्रों अमर सिंह ने अपने जो उनके खास सहयोगी थे उनकी एक मीटिंग बुलाई, कहा अब इसके बाद क्या किया जाए। तो उनके सहयोगियों के कहने पर महाराणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए। कहीं न कहीं से ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम था। यद्यपि महाराणा अमर सिंह पर किसी भी तरीके से लांछन नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने मुगलों की अधीनता भय बस स्वीकार की, ऐसा कदापि नहीं साथियों। महाराणा अमर सिंह अपने सरदारों की सलाह पर झुके थे और जहांगीर ने उनका अपमान भी नहीं किया था साथियों। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। उनके सम्मान में अपने उद्यान में महाराणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह की 2 मूर्तियां लगवा दी, सम्मान में लगवाई, अधीनता में नहीं। और अपने सिरहाने या अपने पास जब जो सबसे श्रेष्ठ कुर्सी थी उस कुर्सी पर बैठाया करते थे, जिनको महाराणा करण सिंह को, यदि अमर सिंह दरबार में नहीं गए थे मित्रों। ये बात भी आपको हम बताना चाहेंगे। तो ये ऐसी थी राजपूतों की गौरवशाली परंपरा। आगे आपको बताना चाहेंगे 1608 में अंग्रेज अधिकारी विलियम हॉकिंस और 1615 में टॉमस रो अकबर के दरबार में उपस्थित हुई। ये 2 अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंच आए और यूं कह लीजिए कि सिजदा किए जाके जहांगीर के सामने। जहांगीर ने व्यापारिक लाभ दिया भी था। आगे आपको बताना चाहिए जहांगीर का काल जो था वो चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है मित्रों। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। जहांगीर ने आगा खां के नेतृत्व में एक चर्चित चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। और जहांगीर के जो दरबार में प्रमुख चित्रकार थे आगा खां, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर और गोवर्धन। मित्रों, चित्रकला का इतना बड़ा पारखी था जहांगीर कि अगर किसी भी चित्रकार द्वारा चित्र बनाकर अगर जहांगीर के सामने रखा जाता था तो जहांगीर उसको बता देता था कि ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। अगर कई चित्रकार एक चित्र को बनाते थे तो यह भी बता देता था कि इसमें कौन कौन से चित्रकार कौन कौन से अंग बनाए हैं। ये मित्रों अपने आप में बहुत बड़ी कला थी। जहांगीर के पास चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। साथियों, अफीम या नशे का आदि था ये। आगे आपको हम बताएंगे कि किस तरह से जहांगीर अपने नशे के चक्कर में अपनी मुगलों की जो विरासत थी अपनी पत्नी नूरजहां के हाथों सौंपकर राज्य के शासन को जो है एकदम से मटिया मेट किया। साथियों, आगे के स्टेप में हम आपसे चर्चा करेंगे नूरजहां के बारे में, उसके बाद जहांगीर के अंत के। साथियों, नूरजहां का नाम यदि जहांगीर से ही संबंधित है। हुआ क्या कि नूरजहां के जो पिता थे एक व्यापारी के रूप में भारत आए थे और आपको बताना चाहेंगे कि उनका नाम गयास बेग था। गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि भी दी गई और नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। मित्रों, जो गुलाब के फूल से
इत्र निकालने का काम करती थी, इत्र बनाने का काम करती थी। साथियों बताना चाहेंगे ये उस समय मॉडलिंग का काम किया करती थी। कौन? नूरजहां, इनकी माता अस्मत बेगम। ये उस समय की सबसे खूबसूरत और सबसे तेज महिलाओं में से इनकी गणना होती है। विद्वान महिलाएं थी ये। और इन्हीं का नाम, नूरजहां का जो मूल नाम था वो मेहरुन्निसा था। आपको बताना चाहेंगे नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। और नूरजहां की जो पहली शादी हुई थी उसके पति का नाम अली कुली बेग था और उसे शेर अफगन कहा जाता था। तो यहाँ एक बात और आपको बताना चाहेंगे, बहुत एक ऐतिहासिक तथ्य की बात, कि नूरजहां के पहले पति की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। इससे जहांगीर बच नहीं सकता क्योंकि उसका आकर्षण जहांगीर का नूरजहां से था। वो उसे हासिल करना चाह रहा था। भारत के पश्चिमोत्तर भाग भारत में भेजकर वहां धोखे से शेर अफगन की हत्या करवाकर और 1611 में जहांगीर से विवाह कर लिया और 1645 में जहांगीर की मृत्यु 1645 में नूरजहां की मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास में नूरजहां का नाम एक शासिका के रूप में लिया जाता है क्योंकि बादशाह के बगल एक कुर्सी लगवाकर वो खुद बैठकर शासन किया करती थी। और जहांगीर यह भी कहा करता था कि हे प्रिय, अपने हाथों से एक शेर शराब और 2 मांस के टुकड़े देकर हिंदुस्तान की जागीर तुम ले जाओ, मैं हिंदुस्तान की जागीर तुम्हें बख्श रहा हूं। ऐसा कौन कहा करता था? जहांगीर कहा करता था शराब के नशे में। ऐसे कु औलादे इतिहास में भी पैदा हुई थी। साथियों आपको बताना चाहेंगे 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर को लाहौर के रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया। मित्रों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सलीम की एक प्रेम कथा थी, वो अनारकली से संबंधित थी। यद्यपि ज्यादातर इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, हाँ कुछ एक इतिहासकार सलीम और अनारकली के प्रेम का जो है सागर गर्भित वर्णन करते हैं। साथियों इस पर एक मूवी भी बनी है। तो ये कहीं ना कहीं से मुगलों के ठाठ बाट, मुगलों के शान शौकत, मुगलों की रईसी को दिखाने का काम करते हैं। यद्यपि सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से मुगल इतिहास अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। हाँ इनके कार्य और इनके जो योगदान थे इन पर आप अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं से इतिहास के पन्नों में आए दिन क्वेश्चन आया करते रहते हैं। तो आप इनका अलग से अध्ययन करिए और इनको आप एक नोटबुक में तैयार करिए। आशा और विश्वास है कि हमारी बात आपको समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।